नमस्कार विद्यार्थियों। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा आराम शाह। नाम से ही पता चल रहा है कि आराम शाह था। और आराम शाह ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और आराम शाह को जूंद नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने हरा दिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश, रजिया, लास्ट में अगर देखें तो बलबन, रक्त व लौह की नीति का पालन किया, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं। गुलाम वंश जो कि शुरू होता है 1206 और समाप्त होता है 1290। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का वह वंश है या वह डायनेस्टी है जो सबसे कम समय तक रही, यानी कि मात्र 30 वर्षों तक। यानी कि कौन सी डायनेस्टी ने केवल 30 वर्षों तक रूल किया, तो आप बताएंगे खिलजी वंश। अब खिलजी वंश में देखा जाए ना तो अलाउद्दीन खिलजी एक इंपॉर्टेंट शासक है। उसके अभियान है, उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन हम विस्तार से ही इसको देखेंगे। तो गुलाम वंश का अंत और दिल्ली सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश के साथ शुरू करते हैं। खिलजी वंश तो ध्यान रखिएगा 30 वर्षों तक रहा। समय आपके सामने है 1290 से लेकर 1320। अब खिलजी वंश की उत्पत्ति की चर्चा हम कर लें तो देखो, दिल्ली सल्तनत आप जो पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो है 1206 से लेकर 1526 तक। और इन दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, इन शासकों को कहा गया है तुर्क। और इन तुर्क शाखाओं की 64 शाखाएं थी और इनमें से एक थे खलजी। थे तो खलजी, कहते 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 खिलजी कह दिया साहब। अफगानिस्तान में एक जगह है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक जगह है और इस जगह का नाम है हेलमंद घाटी। इस हेलमंद घाटी के आसपास जो थे, ये एक प्रकार से खिलजी रहते थे। और इन्होंने अफगान शासकों के एक प्रकार से रीति रिवाजों को अपना लिया। तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखें तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश के शासकों की उत्पत्ति की बात करें तो ये भी कौन थे? तुर्क थे। आगे चलते। अब खिलजी वंश की वंशावली अगर आप देखो तो कई बार आप किताबों में पढ़ते हो कि है ना, भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल कर दी साहब। खिलजी वंशावली में देखें तो कुंदुज एक जगह, तुलुक खां, एक शासक का नाम मिलता है तुलक खां। और तुलक खां के दो बेटे, एक का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और एक का नाम था मसूद। और मसूद का बेटा जो था ना, वो अलाउद्दीन था। इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा कम ससुर की हत्या की थी। तो संस्थापक की अगर बात करें तो देखो, मैं सिंपल सी बात, जेके, जेके का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1290 से 1296। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश का संस्थापक है। पिक्चर में देखा भी होगा आपने, रजा मुराद ने एक्टिंग करी। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसरुद्दीन खुसरो खां। 30 वर्षों का शासन है। तो ये इनकी एक प्रकार से वंशावली। आगे देख, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अभी मैंने लिखा कि खिलजी वंश का संस्थापक। किलो खीरी के महल में देखो, बलबन की अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ा है कि बलबन के काल में बंगाल में 1279 में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। और उस तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने के लिए खुद गया। पिछली क्लास में मैंने दिखाया था। और दोनों तरफ विद्रोहियों को लकड़ी के पट्टे लगवा कर, फंटे टाइप, और गर्दन काट दी।
बलबन से सब डरते थे। जलालुद्दीन खिलजी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो एक सैनिक के रूप में था। ध्यान रखना, बलबन के द्वारा लाल महल और एक महल और है क्यूमर्श के द्वारा, जो जिसे कहते हैं किलोखीरी, और किलोखीरी के महल में राज्यभिषेक हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यभिषेक, यानी मैं जेके लिखूंगा तो समझ जाएंगे, जेके का राज्यभिषेक जो हुआ है वो कहाँ है? किलोखीरी के महल में, दिल्ली के निकट किलोखीरी के महल। ये कोरोनेशन हो गया था, राज्यभिषेक हो। अब मंगोल तो लगातार अटैक कर ही रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी मंगोल नेता था एक, जिसका नाम था हलाकू, और हलाकू का एक पोता था अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला ने अटैक किया। ये लगभग 1292 में। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में बहुत सारे मंगोल आक्रमण होते हैं, लेकिन जो सिलेबस के आधार पर है वो आपको ध्यान में रखना है, वो चीज पढ़ेंगे। तो मंगोलों का आक्रमण हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने सिंधु नदी के किनारे इनको हराया। हराने के बाद इनसे संधि कर ली। अब ये जो मंगोल थे ना, ये टिड्डियों की तरह आते थे लड़ने के लिए। मतलब आए भीड़ के भीड़ से, टिड्डी आते थे सारा भोजन खा जाए, इस तरह। लास्ट में इसने निर्णय लिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, कि भाई ये रोज रोज की राम कहानी तो नहीं बस होगी, और इसके काल में मंगोलों को दिल्ली में बसा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मंगोलों को दिल्ली में बसाया गया। और जहां ये बसे, उस स्थान का नाम रखा गया है मंगोलपुरी। मंगोलपुरी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में मंगोलपुरी आपको देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट सवाल, किसके काल में मंगोलपुरी को बसाया गया? तो आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल। आगे चलते। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला उदार शासक था। बुजुर्ग था, डरते डरते गद्दी पर बैठा था, अपने से पहले वालों को मार कर बैठा था। कैकुबाद के काल में और बलबन के काल में तो देख लो सैनिक ही था, लिखा हुआ भी है। बलबन के काल में सैनिक था। तो आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का पहला उदार शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला उदार शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और हिंदू जनता के प्रति उसका दृष्टिकोण नरम था। और एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक उपाधि थी, ये कई बार पूछा है। उपाधि का नाम था शाइस्ता खां। आपसे पूछ लेगा कि शाइस्ता खां किसकी उपाधि थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और ये शाइस्ता खां उपाधि जलालुद्दीन को दी गई थी, कैकुबाद के द्वारा प्रदान की गई थी। सैनिक वैनिक की मैंने आपसे चर्चा करी थी। हाँ। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या, ये भी मैं यही बता दूं, हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धोखे से की गई। अभी बता देंगे क्या हुआ था। तो जलालुद्दीन के काल में आपको क्या ध्यान रखना है? जलालुद्दीन के काल में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, उदार शासक था, मंगोलपुरी, और इसका राज्यभिषेक कहाँ हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। आगे चलते। अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, दिल्ली सल्तनत का सबसे चर्चित शासक, पिक्चर तक बन गई सब। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर मैं जानकारी की बात करूं, तो कुछ किताबों के नाम याद रखिएगा। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है,
और पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह। लिख लीजिएगा। फिर एक और अगर हम बात करें तो एक हुए हैं ईसामी। ईसामी की पुस्तक का नाम है फुतूह उस सलातीन। एक हुए हैं विद्वान जिनका नाम है बर्नी, और बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाह। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत भी लिखी गई है, मसनवी शैली पर है। लेकिन आपको यहाँ दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि जानकारी, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर सानी कहता है, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, ऐसे नामों से स्वयं को संबोधित कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी देखो। 1296 की बात है, कड़ा माणिकपुर नामक स्थान पर इलाहाबाद के निकट अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। एक्चुअल में देवगिरी के अभियान पर भेजा गया था। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले दक्षिण भारत का अभियान भेजा, तब तो आप बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी। किसने किया तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में तो अगर आप देखोगे तो विस्तार से अभियान होगा। तो कड़ा माणिकपुर में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अक्टूबर 1296 को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर के नाम से सुल्तान अपने आप को घोषित कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे ना, तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316। 20 साल तक इसने शासन किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, राशनिंग व्यवस्था लाया। प्रशासन में मैं और पढ़ाऊंगा, आज तो पढ़ाऊंगा ही। तो आगे चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर। ये किन्नर था और खंबात बंदरगाह के निकट नुसरत खान ने इसको पकड़ा था। ये भी पूछ लेता है साहब। नुसरत खान ने इसको पकड़ा, 1000 स्वर्ण दिनारों में इसे खरीदा, और इसलिए इसका नाम जो था ना मलिक काफूर का, ये पड़ गया 1000 दिनारे। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सेना नायक था जो किन्नर था? वह कौन सा सेना नायक था जिसे खंबात बंदरगाह के आक्रमण के दौरान नुसरत खान ने पकड़ा? वह कौन सा सेना नायक था जो कि 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया? तो बताएंगे मलिक काफूर। और एक चीज, मलिक काफूर जो है, इसने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया। तो मलिक काफूर की उपाधि भी याद रख लीजिए, ताजुल मुल्क काफूरी। ताज उल मुल्क काफूरी। तो ये था मलिक काफूर, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में। देखो भाई, अगर अलाउद्दीन खिलजी के अभियान की बात करें तो उत्तर भारत का अभियान अगर आप देखोगे ना, तो उत्तर भारत के अभियान में सबसे पहले गुजरात विजय। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात जो था, आज भी समृद्धशाली प्रदेश है, उस जमाने में भी समृद्धशाली प्रदेश। तो गुजरात अभियान कर रहा है 1298 1299। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात अभियान किया जाता है
1298 और 1299 में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इस गुजरात अभियान में दो लोग हैं, एक का नाम है उलुग खां, ये भी सेना नायक था, और एक का नाम है नुसरत खां, और ये भी अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। और एक मैंने अभी आपको बताया मलिक काफूर हजार दिनारी। तो गुजरात का शासक कौन था, ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा या फिर मैच कराने को देगा, तो गुजरात का शासक था राय करण बघेला या कर्ण। 1299 के आसपास गुजरात अभियान होता है। गुजरात अभियान से लौटती हुई सेना रणथंबोर, कहानी अभी इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि कहानी राजस्थान वाले पोर्शन में अगर सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रणथंबोर अभियान किया जाता है, और ये रणथंबोर अभियान भी जो था लौटते समय हो रहा है, देख रहे होंगे आप रास्ते में, स्लाइड पर आपको दिख भी रहा है। तो ये रणथंबोर अभियान जो हुआ है, ये 1301 में हुआ। इस समय रणथंबोर के जो शासक थे हम्मीर देव चौहान थे, और यहां पर हम्मीर देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी पत्नी जो होती है रंग देवी, उनके द्वारा जल जोहर कर लिया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो लोगों को भेजा जाता है, एक उलुग खां और एक नुसरत खां। और इस रणथंबोर अभियान के दौरान नुसरत खां मारा जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस एक अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति या सेना नायक नुसरत खां मारा जाता है, तो आप बताएंगे रणथंबोर अभियान के दौरान। आगे चलते हैं। चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया था। चित्तौड़ अभियान को लेकर अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। कुछ किताबों के नाम आपको, ऐसे एक किताब है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक, जिसका नाम है पद्मावत। और ये जो पद्मावत है, ये एक शैली में लिखी गई फारसी की, उसे कहते हैं मसनवी शैली। इस पुस्तक के अनुसार कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, और इस वजह से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ आक्रमण के दौरान इस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है, जिसमें रतन सिंह गोरा और बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, और रानी पद्मिनी के द्वारा जोहर कर लिया जाता है। जोहर जब भारत में, खासतौर से राजपूताना में, राजपूत महिलाएं ये जान जाती हैं कि युद्ध में उनकी विजय नहीं होगी, उनके पति की विजय नहीं होगी, और वो वीर गति को प्राप्त होंगे, तो वो अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग कर देती थी। उसे कहा जाता था जौहर। एक होता था केसरिया। केसरिया का मतलब जब राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, यानी अब उन्होंने तय कर लिया कि भाई हमको वीर गति को प्राप्त होना है, तो केसरिया बाना पहनकर युद्ध में चले जाते थे। तो केसरिया और जौहर जहां पर दोनों होगा ना, उस घटना को कहेंगे साका। ठीक है। तो चित्तौड़ दुर्ग में साका हुआ, 1303 में हुआ। और जैसलमेर दुर्ग तो अपने ढाई साके के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर लिया। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आ गए। तो चित्तौड़ पर एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था 1303 में। चित्तौड़ के बाद देखो, पहला गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़। अब बात करते हैं मालवा। मालवा की अगर बात करें, हाँ, अच्छा, इसमें नेतृत्व तो अलाउद्दीन खिलजी खुद कर रहा है चित्तौड़ में। लेकिन मालवा की अगर बात करें, तो मालवा का जो शासक था उसका नाम था महलक देव। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में यहां अभियान भेजा, और कहा जाता है कि महलक देव जो था मांडू भाग गया, और मालवा का एक प्रकार से विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया गया। तो चित्तौड़ के बाद मालवा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की।
देखिए, दक्षिण अभियान की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दक्षिण अभियान का नेतृत्व जो किया है वो मलिक काफूर ने किया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, दक्षिण अभियान के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना था, प्रत्यक्ष शासन करना नहीं। ठीक है। तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र, यादव वंशी थे। अब इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया और एक गुजरात के शासक को शरण दी थी। देखो लिखा हुआ है कि देवगिरी के जो शासक थे उनका नाम था रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव ने गुजरात के शासक राजा कर्ण को शरण दी। तो राजा कर्ण को शरण दी, तो ऐसी स्थिति में यहां पर अटैक होगा। अब नेतृत्व कौन कर रहा है, बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। नेतृत्व करने की पूरी रूप से जिम्मेदारी है मलिक काफूर के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक के साथ मित्रवत व्यवहार किया, दोस्ती निभाई और एक उपाधि दी रामचंद्र देव को। ध्यान रखिएगा, राय रायन। इसको अलाउद्दीन के अच्छा बुलाया था, बकायदा 6 महीने तक रखा, हॉस्पिटलिटी दी, बढ़िया खूब खिलाया पिलाया, बोले एंजॉय करो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी उपाधि दी है, राय रायन की उपाधि दी है, और एक जिला दिया नवसारी। ये दोनों प्रश्न बनते हैं। नवसारी जिला भेंट किया और राय रायन की उपाधि दी। इसको देवगिरी के शासक रामचंद्र। आगे बढ़ते हैं। तो पहला अभियान देवगिरी, सन लिखा हुआ है 1307। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट फटाफट रिवीजन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला अभियान है वारंगल, कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र। ये जो वारंगल है ना, वारंगल में एक वंश था काकतीय। ये आपसे ये भी पूछ लेगा कि कहां पर कौन से वंश का शासन था। और काकतीय वंश के जो शासक थे उनका नाम था प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर ने तेलंगाना की राजधानी पहुंचकर, वारंगल पहुंचकर घेर लिया। राजा को लगा कि भाई अब तो युद्ध करना संभव नहीं है। राजा ने एक प्रकार से, यानी कि प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार करने की बात की, और इन्होंने अपनी सोने की मूर्ति में जंजीर डालकर आत्मसमर्पण के लिए भेज दिया। और ये ध्यान रखिएगा, यहीं से कोहिनूर हीरा मिला है किसको, मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ये कोहिनूर हीरा जो है वो देंगे अलाउद्दीन खिलजी को। और कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि ये कोहिनूर हीरा जिस जिस के पास गया, इस कोहिनूर हीरे ने उसको बर्बाद कर दिया। तो प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश, वारंगल तेलंगाना, जहां शिव जी के 3 रूप हों, 3 लिंग तेलंगाना। ठीक है, तीनों घेर से घिरा हुआ। आगे चलते, अगला अभियान 1310 और उसके बाद अगला अभियान 1311। तो 1310, देखो दिल्ली से कितना दूर है। मैंने कहा प्रत्यक्ष शासन नहीं करेंगे साहब। ठीक है, तो यहां पर ये अगर बात करें तो इस समय द्वार समुद्र, यहां पर एक वंश रहेगा होयसल वंश। मैंने वंश भी बता दिए हैं, सारे वंश भी याद करना, यादव वंश, काकतीय वंश, पांडे वंश। और होयसल वंश के राजा थे यहां, उनका नाम था वीर वल्लाल थर्ड। वीर वल्लाल थर्ड ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब अगली पोजीशन देखो, सुदूर दूर तक जा रहा है। यहां पांडे वंश था, सुंदर पांडे और वीर पांडे दोनों आपस में लड़ रहे थे। इस लड़ाई का फायदा उठाया मलिक काफूर ने, और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का जो अभियान किया, उस अभियान में उसका उद्देश्य जो था वो केवल और केवल धन प्राप्त करना था। अत्यधिक मात्रा में धन भी प्राप्त हुआ है यहां से। तो दक्षिण भारत के 4 अभियान, पहला
देवगिरी, दूसरा वारंगल, फिर द्वार समुद्र और फिर पांड्य। 1307, 1309, 1310 और 1311 याद कर लीजिएगा, जरूर सवाल बनता है। मैंने अभी बता ही दिया, दक्षिण भारत उत्तर भारत, देखो दोनों में डिफरेंस है। समझने वाले प्रश्न की बात करें, देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का आपको मैप दिखाया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष नियंत्रण। सेम समुद्रगुप्त ने भी यही किया था। अगर आप एंशियंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों के प्रति प्रस्बोधरण की नीति अपनाई थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत, मालवा और चित्तौड़ साम्राज्य में एक प्रकार से मिला लिया था। और मैंने बताया था कि चित्तौड़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर देता। हालांकि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी, आप देखेंगे तो जालोर पर भी आक्रमण करेगा और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर देगा। वो राजस्थान में पड़ेंगे इसलिए। दक्षिण भारत क्या लिखा हुआ है? अगर गौर से देखेंगे तो दक्षिण भारत में ये बात बताई जा रही है कि अधीनता स्वीकार कर लो और टैक्स दे दो। राजाओं को उनका राज्य, देखो नवसारी का जिला दिया, राय रायन की उपाधि दी। प्रताप रुद्र देव ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, तो और पैसा दिया तो उसको कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो राजाओं को राज्य वापस दे दिया, धन लिया और एनुअल टैक्स लिया। और अगर आपसे पूछे कि किस पर 2 बार, दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर मलिक काफूर ने 2 बार आक्रमण किया, या अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर 2 बार आक्रमण हुआ, तो देवगिरी। तो ये मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में 2 बार आक्रमण किया गया। कितनी बार आक्रमण किया गया? तो बताएंगे 2 बार आक्रमण किया गया। आगे चलते। अब ये थोड़ा सा प्रशासनिक ढांचा है, इसको मैं रोक लेता हूं, थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी की कोहिनूर हीरे की बात जो मैंने करी वो पहले पूरी कर देता हूं। कोहिनूर हीरा मिल गया, दक्षिण भारत से मिला, प्रताप रुद्र दे दिया। थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था। गोलकुंडा की खान से निकाला गया साहब। अलाउद्दीन खिलजी के काल में पहला इसका उल्लेख मिलता है और प्रताप रुद्रदेव ने यह हीरा मलिक काफूर को दिया। देखो, ध्यान रखना। अगली चीज, मुगल काल में अगर देखोगे तो पानीपत के युद्ध के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत सिंह से यह हुमायूं को मिला। मैंने कहा जिसके पास गया ना वो खत्म होता गया, घूमता गया। पूरा वजन 320 रत्ती, पूरे विश्व के लिए 2.5 दिन के भोजन के बराबर की व्यवस्था कर सकता है यह हीरा। आगे चलकर मुगल शासकों में देखोगे आप तो उनके तख्ते ताउस की शोभा बन रहा है। दिल्ली सल्तनत से मुगल, मुगल के बाद अब जाएगा ये एक प्रकार से अफगानों के पास, देखना जरा, और फिर चला जाएगा लास्ट में महारानी के पास। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन जिसे कहते हैं, उसने अटैक किया था 1739 में, और उस समय भारत के मुगल बादशाह के रूप में दिखाई पड़ता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके काल में नादिर शाह ने जमकर दिल्ली को लूटा। और इसके मुकुट में था, कहा कि दिखाओ, बोले लाओ, पहना, बोले अब हमारा ही है, और ईरान ले गया। कहां से? गोलकुंडा से गया अब ईरान। इसके बाद अगर हम देखें तो वापसी हो रही है। नादिर शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद शाह शुजा। बात है 1809 में शाह शुजा का अटैक होता है। शाह शुजा की कुछ तोपें जो हैं चिनाब नदी में गिर जाती है, रणजीत सिंह होते हैं।
शेरे पंजाब, और शेरे पंजाब रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा वापस दिया जाता है, और इस प्रकार ईरान जाने के बाद कोहिनूर हीरा वापस लौट आता है। इसी बीच अगर देखें तो आगे कोहिनूर हीरे की कहानी अब सिखों के पास है। तो अंग्रेजों ने पंजाब के शासक दिलीप सिंह को अंतिम रूप से 1849 में हरा दिया था गुजरात के युद्ध में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंजाब का विलय अंग्रेजों ने कब किया, तो आप बताएंगे 1849। और जैसे ही पंजाब का विलय हुआ, और विलय होने के बाद कोहिनूर पहुंच गया कहाँ? महारानी के पास। डलहौजी ने हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया, और वर्तमान में 3 टुकड़ों में विभक्त है। एक टुकड़ा तो ब्रिटिश म्यूजियम में है, और 2 टुकड़े महारानी के ताज में है। यह आज भी भारत का बेशकीमती एक ऐसा हीरा है जो अंग्रेज हमसे ले गए। खैर, अच्छा हुआ जो ले गए। कई बार मुझे ऐसा लगता है, हमारे सर ने पढ़ाया तो सर ने कहा कि बेटा, ले गए ना, जो अच्छा किया। बोले कैसे? बोले अपने पास रहता ना तो अपने बर्बाद होते। और देख लो आज, वास्तव में अगर देखा जाए तो अंग्रेज बर्बाद ही हैं। अब थोड़ा सा प्रशासन प्रशासन हम अलग से प्रशासन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दीवान ए वजारत, वजीर, केवल नाम याद रखिए और कुछ नहीं करना, ये डिटेल में आपको बताऊं। तो वजारत, वजीर, मुख्यमंत्री। दीवान इंशा, शाही आदेश या कहें कि पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज या आरिज, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। मैं बता चुका हूं पहले, बलबन जब मैंने पढ़ाया है। और इस दीवाने अर्ज की बात करें तो सैन्य विभाग से संबंधित है। और एक है दीवाने रसालत, जो कि विदेश विभाग से संबंधित है। 4 बिंदु याद रखने: दीवाने वजारत, दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज और दीवाने रसालत। क्या है वो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, केवल नाम याद रखिए। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की एक सबसे, मैं खाली नाम मात्र बता रहा हूं, प्रशासन में आऊंगा क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहा हूं मैं। बाजार कंट्रोल, देखो मैंने जो शब्द प्रयोग किया है उसे कहते हैं बाजार नियंत्रण। तो बाजार का नियंत्रण क्यों करना चाह रहा है अलाउद्दीन खिलजी? बाजार पर नियंत्रण स्थापित इसलिए करना चाह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जो एक प्रकार से, अगर आप देखें, स्थायी सेना रख रहा है। समझना, स्थायी सेना रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, और स्थायी सेना क्यों रख रहा है? क्योंकि अभी आपने अटैक देखा, उत्तर भारत में अभियान कर रहा है, दक्षिण भारत में अभियान कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूं कि सैनिकों को नगद वेतन दे रहा है। अब नगद वेतन दे रहा है, मान लीजिए कि किसी सैनिक की सैलरी 10 रुपए। एक एग्जाम्पल हम ले, अगर किसी सैनिक की सैलरी 10 रुपए है और वो नौकरी कर रहा है, तो साल में एक बार इंक्रीमेंट तो लगेगा। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316, यानी 20 साल। तो 20 साल में तो कईयों की सैलरी दुगनी हो जाएगी, कईयों की 3 गुनी हो जाएगी, और इस प्रकार पूरा का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि भाई सैलरी बढ़ानी क्यों है? तो बोले साहब महंगाई बढ़ रही है। तो बोले महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखो, पहला अर्थशास्त्री बोले महंगाई इसलिए बढ़ रही है साहब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है, इनकी रेट वेट जो है प्राइवेट सेक्टर वाले कंट्रोल करते हैं। बोले अच्छा, तो बोले मार्केट को हम कंट्रोल करेंगे, अगर किसी ने रेट बढ़ा दिए उसको सजाए मौत दूंगा, और यदि किसी ने सामान बेचा तो भी, फिर कम बेचा तो भी मैं उसका उतना मांस काट लूं। तो क्या लिखा हुआ है? कम वेतन में विशाल सेना का खर्च चलाना। और इस बाजार में 4 प्रकार के बाजार थे। एक ग्रेन्स यानी खाद्यान्न का बाजार, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा। फिर कपड़ों का बाजार, सामानों का बाजार, क्लोथ्स एंड गुड्स। फिर अगर हम बात करें तो सामान्य
फिर पशु व गुलाम। और मैं बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी जब तक था ना, तब तक उसके काल में जो रेट्स थे ना, स्थिर रहे। मतलब राशन के जो रेट पिछले साल थे वो इस साल नहीं होंगे शायद, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल कर लिया। मवेशियों का बाजार, गुलामों का बाजार। फिर बोले बाजार पर कंट्रोल कौन रहेगा, तो बोले बाजार में एक रहेगा बाजार अधीक्षक, और उसको नाम दिया शहनाई मंडी। सख्त नियम थे साहब, मैंने अभी अभी बताया, कम तोलने वालों का मांस काट लिया जाएगा। ध्यान रखना, पहला ही सवाल है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। क्यों लाया? तो विशाल सेना रखने के लिए, और सैनिकों को सैलरी ना बढ़े इस पर ध्यान रखने के लिए। बोले सैलरी क्यों बढ़ाई जाती, तो मैंने पूरा आपको सिस्टम बताया। तो शहनाई मंडी याद रखना। आगे चलते हैं। शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक था, एक विभाग बनाया है। ध्यान रखना, बाजार नियंत्रण से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किसके काल में हुई है? तो बताएंगे दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुई। और सराय अदल, न्याय अधिकारी, जस्टिस ऑफिसर, ये तीनों चारों नाम याद रखना है साहब। शहनाई मंडी, दीवान ए रियासत, सराय अदल, और एक याद रखिएगा, बरीद। बरीद एक प्रकार से गुप्तचर। बरीद, ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। चावल, तेल, चीनी, जितनी भी वस्तुएं हैं सबके दाम सरकार निर्धारित करती थी। तो ये तीन चारों डिपार्टमेंट जो हैं, दीवाने रियासत, सराय अदल, ये सब ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब बोले साहब, बेईमानी तो हर जगह होती है, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक इंटेलिजेंस नेटवर्क की जरूरत थी। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं, और इस इंपॉर्टेंट शब्द का नाम है मुनीहान। बोले मुनीहान क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मुनीहान जो थे गुप्तचर थे, बाजार पर नजर रखते थे, कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा है, कोई जो रेट डिसाइड की है उस रेट से ज्यादा बेच तो नहीं रहा है वस्तुओं को। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मुनीहान, गुप्तचर है। सैन्य, तो मैंने अभी बताया, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने केंद्र में स्थायी सेना रखी है साहब। सैनिकों को नगद वेतन दिया है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। 234 टंका वेतन दिया जाता था सैनिकों को, 234 टंका। टंका क्या है? चांदी की मुद्रा। फिर घोड़ों को दागने की प्रथा, देखो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, मान लो एक व्यक्ति, दो घोड़े हैं, तो उसने 3 बार एंट्री करा दी, तो तीन है घोड़े दो, और पेमेंट उठाएगा 3 का। तो घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू करी है? तो एक प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया रखना, मान लो कोई दुश्मन देश का कोई सैनिक आ जाए, पहचाने कैसे? आज तो चलो बहुत सारी डिटेल है, आधार कार्ड है, डीएनए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस जमाने में तो बोले हुलिया रखो साहब। तो घोड़ों को दागना, सैनिकों को का हुलिया रखना, सैनिकों को नगद वेतन देना, केंद्र में स्थायी सेना रखना, ये सब किसने शुरू किया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साफ साफ कहता था, मुझे नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे नहीं पता है कि शरीयत में क्या है। साफ साफ कह दिया अपने अधिकारियों को, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहो। और ध्यान रखना, दिल्ली और उसके आसपास, अलाउद्दीन खिलजी की बात बता रहा हूं, कि दिल्ली और उसके आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में शराबबंदी अलाउद्दीन खिलजी के काल में लागू की गई थी। आगे चलते हैं।
भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व, दो व्यक्ति थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने भू राजस्व की राशि सबसे ज्यादा ली है। एक अलाउद्दीन खिलजी, कुल उपज का 50%। मैंने कहा सैलरी नहीं बढ़ाना चाह रहा है, मैंने कहा सैनिक ज्यादा रखना चाह रहा है, मैंने आपको अभियान बताया, उत्तर भारत का अभियान कर रहा है उसका उद्देश्य अलग है, दक्षिण भारत का अभियान कर रहा है उसका उद्देश्य अलग है। और अभियान करने के लिए धन की आवश्यकता है, धन कहां से आएगा? बोले साहब धन रेवेन्यू से आएगा। रेवेन्यू कौन देगा? बोले किसान देंगे। किसान पहले कितना देते? 33%। बोले 50% करो। भू राजस्व की राशि सर्वाधिक एक अलाउद्दीन खिलजी के काल में, और एक अगला हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के काल। भूमि की माप करा दी साहब बिस्वा के आधार पर। पूछ ले बिस्वा क्या है? भूमि की पैमाइश। और तो और खूत मुकद्दम और चौधरी, जो कि हमारे यहाँ के एक प्रकार से जमींदार थे, उनके है ना पुश्तैनी अधिकार छीन लिए साहब। और दो नए कर लगाए हैं। ये भी आपको पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने घरी कर और चरी कर लगाया, यानी हाउस टैक्स, और दुधारू पशुओं पर एक प्रकार से चारागाह कर। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की राशि 50% कर दी। भूमि की माप कराई, डायरेक्ट सवाल है। और दो नवीन टैक्स, एक घरी कर और एक चरी कर, और एक दीवाने मुस्तक राज। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ये भी समझा दूं। एक अधिकारी अपॉइंट किया है जिसका नाम है दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज। खराज से याद कर ले में, इससे याद करेंगे। तो सर ने बताया, बोले खराज से। बोले कैसे याद करेंगे? तो जजिया जकात खम्स खराज, खराज एक प्रकार का भू राजस्व। ठीक है। अब खराज जो है ना, मान लो ये कोई गांव है और उसमें कुछ किसान रहते हैं, इसमें से कुछ किसानों ने टैक्स नहीं दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, टैक्स नहीं आ रहा साहब। तो बकाया टैक्स की वसूली हेतु जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसे कहा जाता है क्या? दीवान ए मुस्तखराज। इसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, टारगेट क्या है? ओनली मनी। मनी वाई अलाउद्दीन खिलजी मनी के पीछे पागल हो रहा है? सेना। वो कहता है कि सेना ही बादशाह है और बादशाह ही सेना। तो राजस्व रेवेन्यू सिस्टम याद रखना। आगे चले। कोहिनूर हीरे की बात मैंने आपसे करी ली है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया है, सीरी फोर्ट का निर्माण कराया, हौज ए खास का निर्माण कराया। सब दिल्ली में है। सीरी फोर्ट तो 1303 के आसपास, दिल्ली और उसके आसपास जो अटैक हो रहे हैं उससे बचने के लिए। तो अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज ए खास। अमीर खुसरो मैंने अभी बता ही दिया था। हालांकि अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह, और अमीर खुसरो जो है इसने अपना साहित्यिक जीवन जो शुरू किया था ना, शहजादा मोहम्मद के काल में किया था, जिसके बारे में मैंने बलबन के काल में आपको पढ़ाया था। सितार और तबले का आविष्कार किया है, और वीणा को एक प्रकार से संशोधित किया है। तो अमीर खुसरो को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता। आगे चले। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली में अराजकता की स्थिति हो गई। जब पापा बहुत सारा पैसा देकर जाएंगे ना, तो उत्तराधिकारी तो पागल हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। बरनी इसके बारे में लिखता है कि ये दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में आता था। बरनी ने कहा कि दरबार में नग्न अवस्था में आता था। और देखो आप, खुद को ही क्या खलीफा। बाजार नियंत्रण को समाप्त कर दिया। नग्न वाली बात मैंने करी दी। और इसका एक वजीर था, सोचो क्या हालत हो गई है। एक वजीर था जिसका नाम था खुसरो खां, और वजीर ने इसकी हत्या करवा दी। क्लैप्स।
खत्म हो रहा है। नासिरुद्दीन खुसरो हिंदू धर्म से धर्मांतरित था, पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली, ये भी प्रश्न बनता है साहब। अब गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनेगा, और गाजी मलिक ने कहा यार ये तो हिंदू है, और इसके विरोध में नारा दिलवाना शुरू कर दिया कि इस्लाम खतरे में है, और इसको गद्दी से हटाकर खुद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया, और दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना हो गई। अब देखो, दो चीजों को समझो। एक तरफ लिखा है गुलाम वंश और एक तरफ लिखा है खिलजी वंश। गुलाम वंश तुर्की नस्ल की प्रधानता को दे रहे हैं महत्व, जबकि खिलजी क्या है, भारतीय मुसलमान, अफगानी और तुर्क इसको साथ लेकर चल रहे हैं। सुदृढ़ीकरण बलबन अटैक नहीं कर रहा था, यह विस्तारवादी नीति, ये उलेमा का प्रभाव था। और ये ध्यान रखना, राजनीति, ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है मैं नहीं जानता शरीयत में क्या लिखा है, फालतू मेरे से बात नहीं, मैं धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखूंगा, ऐसा इसका मानना था। तो ये थोड़ा सा आ जाए कॉन्सेप्ट से संबंधित, चेंज कर रहे हैं। तो गुलाम वंश और खिलजी वंश में क्या अंतर? कुछ प्रश्न है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित कर दिया? तो आंसर आप बता सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद अगर बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यभिषेक कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे किलो खीरी के महल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के उस सेनापति का नाम क्या था जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है? तो मलिक काफूर, याद रखिएगा, आज ही पढ़ा है। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी, और मसनवी फारसी शैली उसमें की गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? चित्तौड़ का नाम बदलकर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जलालाबाद कर दिया। सॉरी, जलालाबाद नहीं, चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर हिजराबाद कर दिया, और जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया, और सिवाना का नाम हैराबाद। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र ने काफूर को कौन सा विश्व प्रसिद्ध हीरा, कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरे की मैंने पूरे विस्तार से आपको जानकारी दे दी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के तहत शहनाई मंडी बाजार का अधीक्षक था, ये मैंने अभी अभी बताया आपको। सैनिकों को का हुलिया रखना और घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन के द्वारा शुरू की गई, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की। नवा प्रश्न अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो मुबारक शाह ने स्वयं को, और बरनी कहता है कि दरबार में कि कभी कभी नग्न अवस्था में भी आता था। इसके बाद अगर देखें तो खिलजी वंश के किस अंतिम शासक के विरुद्ध इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए? मुबारक शाह कि नासिरुद्दीन खुसरो? तो बताइए आप आंसर, कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के खिलाफ नारे लगाए गए? तो बताएंगे नासिरुद्दीन खुसरो खां। मैंने अभी बताया कि हिंदू धर्म से परिवर्तित था, और इसका एक गवर्नर था गाजी मलिक, ने विद्रोह करवा दिया था। तो ये था खिलजी वंश। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।